नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग झारखंड के भौतिक स्वरूप एवं उसके उच्चावच को देखेंगे। आज का ये जो सेशन है यह जेएसएससी सीजीएल और आने वाले जेपीएससी के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इससे पूर्व झारखंड के फिजियोग्राफी और रिलीफ के मैपिंग से संबंधित एक सेशन हम लोग कर चुके हैं, जिसका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। आप जाकर के वहां से एक बार इसे चेक कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर और देखते हैं झारखंड के भौतिक स्वरूप और उच्चावच को। तो सर्वप्रथम यदि हम लोग किसी भी क्षेत्र के या स्थान के धरातलीय स्वरूप की बात करें तो उसे मूलतः हम लोग उसके भौतिक स्वरूप, भौतिक विभाजन या भौगोलिक विभाजन या प्राकृतिक प्रदेश के रूप में निरूपित करते हैं। यदि हम लोग झारखंड की बात करें तो झारखंड की औसत ऊंचाई लगभग 760 मीटर है। झारखंड की औसत ऊंचाई 760 मीटर है और इसकी सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ, जिसे हम लोग पार्श्वनाथ या सम्मेद शिखर के नाम से जानते हैं, और इसकी ऊंचाई 1365 मीटर आंकी गई है। अब यदि हम लोग यहाँ पर झारखंड के धरातलीय स्वरूप की बात करें तो उसमें सर्वाधिक योगदान हमारा छोटा नागपुर के पठार का है। छोटा नागपुर के पठार का सर्वाधिक योगदान जो है वह झारखंड के धरातलीय स्वरूप के निर्धारण में है। यह पठार जो है प्रायद्वीपीय भारत, ध्यान रखिएगा, छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पूर्वी विस्तार के रूप में जाना जाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत जो है गोंडवाना लैंड का भाग है और इसका निर्माण प्राचीन आर्कियन काल के ग्रेनाइट और नीस के साथ में बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। ध्यान रखिएगा, ग्रेनाइट, नीस और बेसाल्ट चट्टानों से प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ है। यदि हम लोग झारखंड के धरातलीय स्वरूप का विभाजन करें तो उसे हम लोग 5 भागों में बांटते हैं, जिसका पहला भाग है पाट का क्षेत्र या जिसे हम लोग पश्चिमी पठार के नाम से भी जानते हैं। दूसरा भाग है मध्यवर्ती पठार या जिसे हम लोग रांची और हजारीबाग के पठार के रूप में जानते हैं। तीसरा भाग बाह्य पठार या निम्न पठार के रूप में है, जिसका विस्तार हजारीबाग पठार के उत्तर में उत्तरी बाह्य पठार और रांची के पठार के दक्षिणी भाग में दक्षिणी बाह्य पठार का विकास यहाँ पर देखा गया है। वहीं यदि हम लोग बात करें चौथे भाग की तो वह दामोदर बराकर नदी घाटी क्षेत्र के रूप में झारखंड में विकास हुआ है। दामोदर और बराकर नदी घाटी क्षेत्र को चौथे धरातलीय स्वरूप के रूप में हम लोग रखते हैं। और 5वें भाग के रूप में संथाल परगना उच्च भूमि और अपर्दित क्षेत्र को रखा जाता है। संथाल परगना उच्च भूमि और अपर्दित क्षेत्र को 5वें भाग के रूप में रखा जाता है। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग मूल रूप से झारखंड के 3 भूभागों का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला है हमारा पाट का क्षेत्र, दूसरा है मध्यवर्ती पठार या रांची और हजारीबाग का पठार, और तीसरा भाग हमारा संथाल परगना उच्च भूमि तथा अपर्दित क्षेत्र का यहाँ पर हम लोग कवर आज हम लोग करने वाले हैं। तो आने वाले जेएसएससी सीजीएल के लिए यह सेशन अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो पाट क्षेत्र झारखंड का सबसे ऊंचा भाग है। इसकी तुलना हम लोग दक्षिणी पठार या प्रायद्वीपीय पठार के मेसा आकृति से करते हैं। ध्यान रखिएगा, मेसा आकृति का अर्थ होता है आपका वैसा जीर्ण पठार जो लगभग अब समतल हो चुका है। इसका जो ऊपरी शीर्ष भाग है यह क्या हो चुका है, समतल हो चुका है या टेबल की आकृति का हो चुका है। तो वैसी आकृति को हम लोग क्या कहेंगे, मेसा की आकृति कहते हैं। स्थानीय स्तर पर यदि हम लोग देखें तो पाट का शाब्दिक अर्थ समतल जमीन ही होता है। पाट का शाब्दिक अर्थ स्थानीय स्तर पर हम लोग समतल जमीन कहते हैं। इस भूभाग में कई छोटे छोटे पठार पाए जाते हैं जिसकी ऊपरी सतह समतल है, इसलिए इसे स्थानीय क्षेत्र में हम लोग पाट क्षेत्र कहते हैं। इस पाट क्षेत्र में दक्कन के लावा अवशेष पाए जाते हैं तथा इस क्षेत्र का जो विस्तार है वह रांची के उत्तर पश्चिम, ध्यान रखिएगा, रांची के उत्तर पश्चिम भाग से लेकर पलामू के दक्षिणी छोर तक है तथा यह मूल रूप से लातेहार, आपका लोहरदगा और गुमला जिलों में इसका विस्तार पाया जाता है। ये 3 जिलों में मूल रूप से पाट के क्षेत्र का विस्तार देखा गया है।
इस क्षेत्र के सबसे ऊपरी परत का जो निर्माण है वह लैटेराइट हुआ है और बेसाल्ट के ऋतु क्षरण से इस लैटेराइट का निर्माण हुआ है। जब हम लोग मृदा का अध्ययन करेंगे तो वहां पर हम लोग देखेंगे कि इस क्षेत्र में लैटेराइट मृदा का विकास हुआ है। लैटेराइट मृदा का विकास झारखंड के पाट क्षेत्र में सर्वाधिक हुआ है और झारखंड का जो सबसे ऊंचा क्षेत्र है नेतरहाट, झारखंड का सबसे ऊंचा क्षेत्र नेतरहाट वह कहाँ स्थित है? वह भी लातेहार जिले में स्थित है। झारखंड के लातेहार में आपका नेतरहाट स्थित है जो झारखंड का सबसे ऊंचा क्षेत्र है। इसकी आकृति की बात करें तो यह जो है एक त्रिभुजाकार आकृति बनाती है। झारखंड में इसकी आकृति त्रिभुजाकार है तथा इसका जो आधार है वह उत्तर की ओर, आधार आपका उत्तर की ओर और शीर्ष जो है यहाँ पर दक्षिण की ओर देखा जाता है। यदि हम लोग बात करें इसकी अन्य महत्वपूर्ण विशेषताओं की तो इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं यह है कि यह समुद्र तल से इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 900 मीटर है तथा यहाँ पाई जाने वाली ऊंची भूमि को टांड कहा जाता है तथा निचली भूमि को दोन कहा जाता है। अब यदि यहाँ के प्रमुख पाटों, ध्यान रखिएगा कि जो पाट का क्षेत्र है वहां विभिन्न पाट पाए जाते हैं जिसमें सबसे प्रमुख पाट या सबसे ऊंचा पाट जो है वह नेतरहाट का पाट है जिसकी ऊंचाई 1180 मीटर है। इसके पश्चात हम लोग गणेशपुर पाट को देखते हैं जिसकी ऊंचाई 1171 मीटर है और इस क्षेत्र का दूसरा सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र है। और तीसरा सबसे ऊंचा पाट मेरा जमीरा पाट है जिसकी ऊंचाई 1142 मीटर आंकी गई है। अन्य पाटों की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर बगड़ू पाट, पाखर पाट, खामर पाट, गढ़ पाट, बंगला पाट, दौता पाट, महुआ पाट, रुदनी पाट एवं अन्य पाट यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर स्थित यदि प्रमुख पहाड़ियों की बात करें तो यहाँ पर सानू और साराऊ नामक दो प्रमुख पहाड़ियां मिलती हैं। यह जो क्षेत्र है झारखंड के महत्वपूर्ण नदियों उत्तरी कोयल, शंख और फुलझर का उद्गम स्थल है और बारवे का मैदान जो झारखंड के इस पाट क्षेत्र के दक्षिणी भाग में स्थित है उसका आकार कुछ तस्तरी नुमा देखा जाता है। वहीं लोहरदग्गा की बात करें तो लोहरदग्गा और गुमला जिलों की तो यहाँ पर पाट क्षेत्र में बॉक्साइट का उत्खनन होता है और इसलिए मुरी, रांची के मुरी में एल्यूमिनियम कारखाना स्थापित किया गया है जहां बॉक्साइट से एल्यूमिना का निष्कर्षण होता है। ध्यान रखिएगा झारखंड में एल्यूमिनियम का निर्माण नहीं होता है, यहाँ पर केवल एल्यूमिना का ही निर्माण होता है। अब आते हैं झारखंड के दूसरे सबसे बड़े और दूसरे सबसे ऊंचे पठारी भूभाग की ओर जिसे हम लोग मध्यवर्ती पठार या रांची और हजारीबाग के पठार के नाम से जानते हैं। इस पठार का विभाजन जो है दामोदर नदी दो भागों में करती है जिसके दक्षिणी भाग को रांची का पठार और उत्तरी भाग को हजारीबाग के पठार के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखिएगा इन दोनों भागों का मध्यवर्ती पठार का विभाजन दामोदर नदी करती है। इस पठार का यदि हम लोग विस्तार देखें तो इसका विस्तार पाट क्षेत्र को छोड़ करके रांची और हजारीबाग जिलों में मुख्य तौर पर पाई जाती है और समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई जो है वह 600 मीटर है। इस मध्यवर्ती या रांची या हजारीबाग के पठार की जो औसत ऊंचाई है समुद्र तल से वह 600 मीटर है। अब रांची के पठार को की यदि हम लोग बात करें तो इसकी आकृति जो है लगभग चौरस है। रांची के पठार की आकृति जो है लगभग चौड़ी आकृति में यह मिलती है। इसे एक उत्थित संप्राय मैदान का उदाहरण माना जाता है। ध्यान रखिएगा कि रांची किसका उदाहरण है तो उत्थित संप्राय मैदान का उदाहरण है। इस पठारी भूभाग से झारखंड की महत्वपूर्ण नदियां दामोदर, शंख, दक्षिणी कोयल और स्वर्ण रेखा आदि निकलती है। वहीं यहाँ पर प्रमुख झरने हुंडरू, सदनी घाघ, घाघरी, दशम, जोनहा या गौतम धारा मिलते हैं। यदि हम लोग धरातलीय चट्टानों की बात करें तो इस क्षेत्र का निर्माण नीस और ग्रेनाइट, आर्कियन काल के नीस और ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है। रांची के पठार का यदि हम लोग उपविभाजन करते हैं
तो इसका जो उत्तरी किनारा है, इसके उत्तरी किनारे को हम लोग एस्कार्पमेंट या कगार के रूप में जानते हैं। वही दक्षिणी भाग भी आपका एस्कार्पमेंट और कगार है तथा पूर्व में रांची के पठार के पूर्व में मोरवान मैदान है, जिसका विस्तार कहां तक है? पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले तक पाया जाता है। वहीं सीमा निर्धारण की बात करें रांची के पठार की, तो 2000 फीट की समोच्च रेखा उत्तर, पूरब और दक्षिण में तथा पश्चिम में पाट क्षेत्र का पूर्वी एस्कार्पमेंट तक रांची के पठार का विस्तार पाया जाता है। अब यदि यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ छोटी छोटी कई पहाड़ियां पाई जाती है, छोटी छोटी कई पहाड़ियां पाई जाती है, जिसे स्थानीय स्तर पर टोंगरी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, उसे स्थानीय स्तर पर टोंगरी कहा जाता है। और यहाँ से दक्षिणी कोयल, दामोदर और स्वर्ण रेखा आदि नदियों का उद्गम क्षेत्र इसे माना जाता है। वहीं रांची के पठार का उत्तरी किनारा एस्कार्पमेंट है, जो रांची के पठार को किससे अलग करती है? तो दामोदर बेसिन से। ध्यान रखिएगा, ये जो इलाका है, ये इलाका रांची के पठार का उत्तरी एस्कार्पमेंट है, जो रांची के पठार को दामोदर बेसिन से अलग करता है तथा इसी एस्कार्पमेंट में टुटुपालू घाटी के नाम से रांची रामगढ़ मार्ग स्थित है। यहीं पर चुटुपाली घाटी है और रांची रामगढ़ मार्ग यहाँ पर स्थित है। वहीं मोरवान क्षेत्र की बात करें तो मोरवान क्षेत्र का जो मैदान है वह एक धीमी ढाल वाला मैदान है, तिरछा मैदान है, जो कि एक संप्राय मैदान। ध्यान रखिएगा, मोरवान का जो मैदान है वह एक संप्राय मैदान का उदाहरण है, संप्राय मैदान का उदाहरण है। और इसका विस्तार रांची के पठार से लेकर के कहां तक है? पूर्व में हम लोग देख चुके हैं, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिलों तक इसका विस्तार देखा जाता है। वहीं मध्यवर्ती पठार का दूसरा उपविभाजन, जिसे हम लोग हजारीबाग पठार के रूप में जानते हैं, इसका विस्तार रांची के पठार, इसका विस्तार कहाँ है? रांची के पठार के समानांतर है। ध्यान रखिएगा, रांची के पठार के समानांतर आपके हजारीबाग के पठार का विस्तार है, किंतु यह रांची के पठार की तुलना में एक छोटे से भाग में विस्तारित है और मुख्य रूप से हजारीबाग जिले में इसका विस्तार देखा जाता है। हजारीबाग का पठार तथा रांची का पठार दोनों जो है पश्चिम में, पश्चिम दिशा में आपका दामोदर औरंगा नदी जल विभाजक उच्च भूमि के पास आपस में जुड़े हुए हैं। और झारखंड में हजारीबाग का जो पठार है यह अवनलिका अपर्दन से एक प्रभावित क्षेत्र है। अवनलिका अपर्दन वैसा अपर्दन है जब नदियां नीचे की ओर गहराई में मिट्टी का या सतह का कटाव करती हैं, तो उसे हम लोग अवनलिका अपर्दन के नाम से जानते हैं। आकृति की बात करें तो हजारीबाग का जो पठार है यह मूल रूप से त्रिभुजाकार आकृति में आता है और मोहना और दामोदर की दो सहायक नदियां, मोहना और दामोदर की दो सहायक नदियों के मध्य यह एक जल विभाजक के रूप में भी कार्य करती है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछा जा सकता है कि मोहना और दामोदर की दो सहायक नदियों के मध्य जल विभाजक के रूप में झारखंड का कौन सा धरातलीय स्वरूप या भूभाग कार्य करता है? तो वह है हजारीबाग का पठार। समुद्र तल से औसत ऊंचाई की हम लोग यदि बात करें तो यह है 1900 फीट इसकी औसत ऊंचाई है। वहीं झारखंड के अन्य क्षेत्रों की तरह यहाँ भी जो पहाड़ियों का निर्माण हुआ है वह नीस और ग्रेनाइट से हुआ है। इसके पश्चात हम लोग झारखंड के तीसरे धरातलीय स्वरूप संथाल परगना उच्च भूमि या अपर्दित क्षेत्र को देखते हैं, जो झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है तथा समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 150 से लेकर 300 मीटर तक पाई जाती है। इसकी ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से? तो 150 से लेकर के 300 मीटर तक। इस क्षेत्र का भी निर्माण नीस और ग्रेनाइट चट्टानों के द्वारा ही हुआ है तथा झारखंड का यह अत्यधिक अपर्दित भूभाग में से एक है। इस क्षेत्र को हम लोग मूल रूप से दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला है राजमहल पहाड़ी क्षेत्र और दूसरा है देवघर अपर्दित भूभाग। इसे हम लोग राजमहल पहाड़ी क्षेत्र को फिर से दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसे राजमहल का पहाड़ और जलोढ़ उच्च भूमि के रूप में जानते हैं, और अपर्दित भूभाग को देवघर अपर्दित निम्न क्षेत्र, दूसरा है अजय मोर नदी बेसिन का क्षेत्र और तीसरा है राजमहल क्षेत्र का उत्तरी पश्चिमी
किनारा। अब यदि हम लोग राजमहल पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो इसका विस्तार जो है उत्तर में साहिबगंज से लेकर के दक्षिण में पश्चिम बंगाल की सीमा तक लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में इसका विस्तार देखा जाता है। राजमहल की पहाड़ी का जो पूर्वी ढाल है वह अपेक्षाकृत क्या है, खड़ी और चट्टानी ढाल वाला है तथा राजमहल की पहाड़ी को बुढ़ैत घाटी दो लंबवत श्रृंखलाओं में विभाजित करती है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। झारखंड में राजमहल की पहाड़ी को बुढ़ैत घाटी क्या करती है, दो लंबवत श्रृंखलाओं में विभाजित कर देती है। अब बुढ़ैत घाटी का जो निर्माण हुआ है वह संथाल परगना में प्रवाहित होने वाली दो नदी मेराल और गुमानी नदियों के द्वारा किया गया है। यह जो बुढ़ैत घाटी है यह गंगा नदी और देवघर अपर्दित उच्च भूमि को आपस में मिला देती है। दूसरा उपविभाजन था जलोढ़ उच्च भूमि का। इस जलोढ़ उच्च भूमि का विस्तार उत्तर में साहेबगंज से लेकर दक्षिण में मोर नदी, याद रखिएगा मोर नदी की घाटी तक जलोढ़ पट्टी के रूप में यह राजमहल के कहा, पूर्वी क्षेत्र में, याद रखिएगा राजमहल पहाड़ी के पूर्वी क्षेत्र में इसका विस्तार है तथा गंगा के पश्चिमी तट के मध्य यह विस्तृत है। याद रखिएगा राजमहल की पहाड़ी और गंगा नदी जो प्रवाहित होती है इसके पश्चिमी क्षेत्र के बीच में इस जलोढ़ उच्च भूमि का विस्तार हम लोग देखते हैं। कहां से कहां तक, तो साहेबगंज से लेकर के मोर नदी घाटी के क्षेत्र तक इस जलोढ़ उच्च भूमि का विस्तार देखा गया है। अब यहाँ पर राजमहल के पूर्वी तट से निकलने वाली जो भी नदियां हैं वो यहाँ पर जलोढ़ पंख का निर्माण करती हैं। ध्यान रखिएगा कि झारखंड में निकलने वाली जो भी नदियां हैं उसमें से केवल राजमहल के पूर्वी छोर से निकलने वाली नदियां ही जलोढ़ पंख का निर्माण करती है, अन्यत्र कहीं नहीं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यदि प्रश्न पूछा गया कि झारखंड में किन नदियों के द्वारा जलोढ़ पंख का निर्माण किया जाता है तो वह केवल राजमहल के पूर्वी ढाल से निकलने वाली नदियां जो हैं वह जलोढ़ पंख का निर्माण करती है। इसका कारण क्या है, तो यह जो जलोढ़ उच्च भूमि का क्षेत्र है वह गंगा का मैदानी क्षेत्र इससे लगा हुआ है, उस क्षेत्र से यह क्षेत्र ऊंचा है। अब आते हैं देवघर अपर्दित निम्न भूभाग क्षेत्र में आते हैं। इसका जो विस्तार है यह मूल रूप से कोडरमा के पठारी भूभाग के उसके पूर्व में तथा राजमहल की पहाड़ियों के पश्चिम में है। इस क्षेत्र का जो निर्माण है वह अजय, पथरो और चांदन नदियों के द्वारा किया गया है तथा इसकी उत्तरी और दक्षिणी सीमा का निर्धारण देवघर तथा मधुपुर के द्वारा किया जाता है। देवघर अपर्दित निम्न क्षेत्र का निर्धारण देवघर और मधुपुर के द्वारा किया जाता है। इसकी जो आकृति है उत्तर से दक्षिण की ओर तो वह घोड़े के पीठ जैसी हमें दिखाई देती है। अब आते हैं अजय मोर नदी बेसिन क्षेत्र की ओर। तो इस क्षेत्र का जो निर्माण है दो नदी अजय और मोर नदी के द्वारा और उनकी सहायक नदियों के द्वारा इस क्षेत्र का निर्माण किया गया है। इस क्षेत्र में ही अजय नदी पर मोती जलप्रपात स्थित है तथा मोर नदी के ऊपर कनाडा डैम या मसानजोर डैम का निर्माण किया गया है। संथाल परगना के पूर्वी भाग में ये दोनों नदियां प्रवाहित होती हैं। इसके पश्चात है राजमहल का उत्तरी पश्चिम किनारा। इसे राजमहल पहाड़ियों के उत्तरी पश्चिमी पाद प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है। ऊंचाई की बात करें तो समुद्र तल से 1000 से लेकर के 500 फीट तक इसकी ऊंचाई देखी जाती है तथा यह गंगा का मैदान और राजमहल पहाड़ियों के बीच का एक संक्रमण क्षेत्र है। ध्यान रखिएगा जो गंगा नदी है ये बिहार से प्रवाहित होते हुए साहेबगंज और पाकुड़ जिलों में प्रवाहित होती है और इनके बीच जो है यह जो क्षेत्र है राजमहल का उत्तरी पश्चिमी किनारा तो गंगा के अपवाह क्षेत्र और राजमहल पहाड़ी के बीच का एक संक्रमण क्षेत्र है। इसका जो विस्तार है यह गोड्डा और दुमका के पश्चिमी भाग में स्थित है। यह क्षेत्र और सुंदर तथा अन्य नदियों के द्वारा इस क्षेत्र में अपर्दन किया जाता है।
तो झारखंड के धरातलीय स्वरूप के प्रथम भाग का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन आप लोगों के लिए अत्यंत ही लाभदायक सिद्ध होगा। आने वाले एग्जामिनेशन के लिए पूर्व से शुभकामनाएं तथा अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि सेशन पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में भी इस सेशन को शेयर कर सकते हैं। एक बार फिर से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।